नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस कंटेंट पर हम चर्चा करने वाले हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन है। हमने आधुनिक भारत की शुरुआत करी थी और हम राष्ट्रीय आंदोलन तक पहुंच गए हैं। इससे पहले से तो 18 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखिए। मेरा दावा है प्री और मेंस बीपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी के द्वारा लिया गया, बीएसएससी के द्वारा लिया गया या यूपीएससी या अदर पीसीएस के द्वारा लिया गया कोई भी एग्जाम हो, प्री मेंस से जीएस में कोई भी प्रश्न आपका नहीं भी जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो कंटेंट है वो है राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918 की बात करेंगे। पहले वो राष्ट्रवाद की बात कर लेंगे 1905 से 1909 वाला, फिर क्रांतिकारी दौर जो चला था 1907 टू 1917 उसकी बात करेंगे, और फिर राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर जो होम रूल लीग वगैरह आया था उसकी बात करेंगे। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो जो नीचे के दो हैं वो एक्चुअली मेंस के लिए हैं, तीनों ही दरअसल मेंस के लिए हैं, लेकिन प्री में भी यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो मैंने टॉपिक वाइज समझाने का कोशिश करी है। तो आप एक बार चैनल पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा, और वीडियो आप जैसे जैसे देखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आपकी जो तैयारी है वो पुख्ता होती जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई और बाद में फिर बात करेंगे। तो हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918, जिसमें 3 चरण आएंगे। उग्र राष्ट्रवाद 1905 से 1909, क्रांतिकारी दौर 1907 से 1917, और राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर जो आएगा वो आएगा उसके बाद। तो अभी जो ये जो वीडियो है, ये वीडियो का पहला भाग है। हम 2 भाग में वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा करता तो ये वीडियो 1.5 घंटे का बन जाता। तो अभी मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो 30-40 मिनट का होगा, दूसरा 30-40 मिनट का होगा। तो पहले वीडियो में हम उग्र राष्ट्रवाद को पढ़ लेंगे, 1905 टू 1909 वाली पूरी जो कंडीशन है उसको, और उसमें जो 4 विषय हैं उसको पढ़ लेंगे, और दूसरे भाग में बाकी के दोनों टॉपिक्स भी पढ़ लेंगे, और पीवाईक्यू भी इन तीनों का कर लेंगे एक साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं, और सबसे पहले पढ़ते हैं उग्र राष्ट्रवाद। तो उग्र राष्ट्रवाद में 4 पॉइंट पढ़ने हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, मुस्लिम लीग जो 1906 में आया था, आपका सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था कांग्रेस का, और मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उग्र राष्ट्रवाद 1905 टू 1909। स्वदेशी आंदोलन की बात सबसे पहले होगी, और बहिष्कार आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन गांधी जी के आने से पहले का सबसे सफल राष्ट्रीय आंदोलन था। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी के आने से पहले का सबसे सफल राष्ट्रीय आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में शुरू हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है वैसे। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था बंगाल विभाजन में कि अंग्रेजों ने एक बहाना बनाया, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद बहुत तेजी से पनप रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अंग्रेजों को लगा कि इसको किस तरह से तोड़ा जाए, 2 भागों में बांटा जाए। तो उसने बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1905 में। कर्जन ने ही किया था ये। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने जो बहाना बनाया वो ये बनाया कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो प्रशासनिक गतिविधियों को चलाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। उन्हें हिंदू मुस्लिम में फूट करना था, वर्ग का विभाजन करना था, और ऐसा कुछ करना था जिससे लोग आपस में बट जाए, इसलिए उन्होंने विभाजन किया था। तो उसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और जब ये शुरू हुआ था, जब तक गांधी जी आए ना 1915-16 में, उससे उनके आने से पहले के सबसे सफल राष्ट्रीय आंदोलन में से एक। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, इसलिए इसे स्वदेशी भी बोलते हैं और बहिष्कार आंदोलन भी बोलते हैं। पृष्ठभूमि क्या रही? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जैसा मैंने अभी बताया आपको। भारतीयों ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति माना। नरमपंथी नेताओं ने विभाजन का विरोध शुरू किया। सरकार को याचिकाएं दी गई, जनसभाएं आयोजित की गई, समाज प्रचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, और बंगाल विरोधी आंदोलन से ही स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। तो जो विभाजन विरोधी आंदोलन हुआ ना, उसी से स्वदेशी आंदोलन का भी जन्म होता है। इससे हमने समझा स्वदेशी आंदोलन आखिर में था क्या। ठीक है, अब उसकी शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं। तो अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में एक विशाल सभा आयोजित हुई। यहीं पे स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। विदेशी कपड़ों और विदेशी सामानों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। लोगों ने वंदे मातरम गाकर विरोध किया। वंदे मातरम के बारे में आपको पढ़ाया है। वंदे मातरम बंकिम चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ है, और जो सन्यासी विद्रोह के टाइम में लिखा गया था। और ये जो सन्यासी विद्रोह और वंदे मातरम दोनों जो है वो आनंद मठ जो बंकिम चट्टोपाध्याय ने लिखा है उसमें वर्णित। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला भी गीत इसी समय लिखा। तो अमार सोनार बांग्ला को कहते हैं कि वो आज जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। जैसे हमारा जनगण मन है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, और अमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा, लेकिन ये भी स्वदेशी आंदोलन के दरमियान ही लिखा था। ठीक है, लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का प्रदर्शन किया। ये प्रश्न पूछा जाता है
कि एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन बंगाल में कब मनाया गया था, तो वो स्वदेशी आंदोलन के समय ही बनाया गया था। तो आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ और बंगाल के बाहर कौन कौन से नेता थे जो स्वदेशी आंदोलन को लेकर आगे बढ़े, उनकी बात करें तो महाराष्ट्र, पूना और बॉम्बे में तिलक, बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में B.O. चिदम्बरम पिल्लई। इनका नाम आपको नहीं याद रखना है, लेकिन अगर जोड़े लगाने में आ जाए तो फिर आपको याद रखना होगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। महाराष्ट्र में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में V.O. चिदम्बरम पिल्लई। इस तरह से हमने पढ़ा कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन कैसे शुरू हुआ, उसकी क्या था स्वदेशी आंदोलन, पृष्ठभूमि क्या थी, शुरुआत कैसे हुई और बाहर जो हुआ इसकी शुरुआत में कौन कौन से नेता थे। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या करना है। तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही जब स्वदेशी आंदोलन होने वाला था, तो प्रतिक्रिया कांग्रेस की क्या रही, क्योंकि 1885 में कांग्रेस बन गया था, 1905 में विभाजन हुआ तो ऑलमोस्ट 20 साल के बाद हुआ, तो उसकी क्या रही प्रतिक्रिया। तो 1905 में कांग्रेस ने बंगाल विभाजन की निंदा की, कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। गरम दल चाहता था, गरम दल मतलब लाल बाल पाल, ठीक है, कि आंदोलन पूरे भारत में फैले, लेकिन नरम दल इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहता था। अब देखो फूट पड़ जाएगा 2 साल बाद। तो नरम दल में जैसे गोखले हो गए, राणा डेस हो गए। तो 1906 में क्या हुआ, कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में किया गया, तो कलकत्ता में। कब किया गया, 1906 में। किसके नेतृत्व थी, तो दादा भाई नौरोजी की, ये नरम दल के थे। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। मेंस में अगर आए स्वदेशी आंदोलन तो ये सब पॉइंट है आपके, कि कैसे बनी, भूमिका की थी, कौन सी प्रतिक्रिया क्या है, उग्रवादी नरम दल का उदय कैसे हुआ, जन भागीदारी कैसे, ये सब सारे पॉइंट है। और अगर प्री में आए तो आपको ईस्वी को पकड़ना है, अधिवेशन को पकड़ना है और अध्यक्ष को पकड़ना है और क्या निर्णय लिया गया उसको पकड़ना है, ठीक है। तो अब आता है उग्रवादी नरम दल का उदय। लाला लाजपत राय लाल, बाल गंगाधर तिलक बाल और बिपिन चंद्र पाल पाल। उग्रवाद के कारण क्या थे, नरमपंथियों की सीमित सफलता। अब नरमपंथी क्या करते थे, वो अंग्रेजों के सामने अपने विचारों को रखने के लिए सहारा देते थे, चर्चा का, तर्कों का, याचनाओं का, प्रार्थनाओं का, है ना। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज तो आए थे यहाँ पे अपनी मनसा पूरी करने, दोहन करने। तो उनको जब तक ये याचना लेते रहेंगे, तब करते रहेंगे उनसे, तब तक वो कोई सफल तो हो नहीं पाएगा। समझ रहे हो आप, कि अंग्रेजों के लिए ये बड़ा आसान था कि लोग बहुत शांति से उनके सामने अपनी मांगे रखते थे। तो इससे जो गर्मपंथी थे ना, लाल बाल पाल, वो चिढ़ते थे, ठीक है। दूसरी बात, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, ये सभी जानते हैं। और तीसरा, बंगाल विभाजन की राजनीति, ये तीनों से उग्रवादी दल के उठने का ये कारण बने, ठीक है। प्रमुख विचार क्या था उग्रवादियों का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, सरकारी स्कूल कॉलेजों नौकरियों का बहिष्कार करना है, सरकारी संस्थाओं से दूरी बनाना है। नारा क्या चला था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। यहाँ स्वतंत्रता को कहीं स्वराज भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो गरम दल जो थे उग्रवादी कहते हैं, लेकिन गरम दल बोलिए आप उनको, है ना। और उनमें लाल बाल पाल थे। कारण यही था जो मैंने आपको पढ़ाया, नरमपंथियों की सीमित सफलता, अंग्रेजों की दमनकारी नीति और बंगाल की राजनीति। और विचार इनका क्या था, तो कोई विदेशी वस्तु का बहिष्कार कीजिए, नौकरी स्कूल का बहिष्कार कीजिए। और नारा चला था, स्वराज स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या किसने मदद की रखने, ये बेसिक प्रश्न है, ये अब नहीं आता एग्जाम में, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अगर मेंस में आंसर राइटिंग में लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। जन भागीदारी कैसे हुई, उसकी बात करते हैं। तो पहले छात्रों की भूमिका की बात करते हैं, फिर महिलाओं, फिर मुस्लिम समाज। तो छात्रों की भूमिका क्या थी, सबसे अधिक सक्रिय भागीदारी छात्रों की थी। बंगाल, स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के छात्रों ने आंदोलन में भाग लिया। सरकार ने छात्रों पर जुर्माना लगाया, निष्कासित किया और गिरफ्तार किया। निष्कासन मतलब स्कूल कॉलेज से, ठीक है। महिलाओं की भूमिका क्या थी, पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया। घर घर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया गया और बोला गया विदेशी वस्तुओं का त्याग करो। मुस्लिम समाज का रुख क्या था, कुछ मुसलमान ने आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन अधिकांश उच्च एवं मध्यम वर्ग के मुसलमान आंदोलन से दूर रहे। कई मुसलमान ने बंगाल विभाजन के समर्थन किया, क्योंकि इससे पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र बना। आप सुनिए, बंगाल का विभाजन का मेन मुद्दा ही यही था कर्जन का, कि हिंदू मुसलमान को अलग करो। पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र है ना, जो अब बांग्लादेश बन गया है और पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल वाला, तो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो वहां पर मुसलमान ज्यादा थे। तो इनको लगा कि ये तो हमारे पक्ष में हुआ, उनका तो काम ही था फूट डालो राज करो, तभी तो फूट डालो राज करो बोला था कांग्रेस ने इसको, ठीक है। तो
उनको लगा कि मुसलमानों को लगा कि पूर्वी बंगाल में हमारी बहुलता है, हमारी बात मानेगा ज़्यादा अंग्रेज, यहाँ से हम लड़ाई करेंगे, तो इसलिए उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लेकिन कुछ मुसलमान जो थे समझदार, उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। आगे है स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो 6-7 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फिर असफलता दमन में सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हैं, तो आपको पॉइंट वाइज ही इसको ध्यान रखना है। पॉइंट याद रहेगा तो डील भी कर लोगे मेंस में। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ा? विदेशी आयात में कमी आई। 1905 से 1908 के बीच में विदेशी वस्तुओं की बिक्री और आयात में भारी गिरावट आई, क्योंकि लोगों ने स्वदेशी की ओर लौटना शुरू कर दिया था। उग्र राष्ट्रवाद का विकास, युवाओं में क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवाद बढ़ा। कई युवा अंग्रेजी शासन को तुरंत समाप्त करना चाहते थे कि ऐसे मार मार के भगा दो सबको, ऐसा हालांकि हुआ नहीं। फिर क्या असर पड़ा? मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो आंदोलन के दबाव में अंग्रेजों ने कुछ राजनीतिक सुधार किए, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ये मार्ले भारत सचिव थे उस समय, और लॉर्ड मिंटो जो थे यहाँ के गवर्नर जनरल थे, या वायसराय थे, बोलिए वायसराय बोल दिया, जनरल का पद वायसराय हो गया था 1858 से। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, अनेक राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई गई, और इसी 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई, वो भी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिला, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई, स्वदेशी उद्योगों का विकास हुआ। अब अंग्रेजों को लगा कि स्वदेशी उद्योग का विकास नहीं करेंगे तो विदेशी ये कपड़े ये खरीदना ही बंद कर देंगे, तो कपड़ा मिल स्थापित हुई। बुन और माचिस उद्योग विकसित हुए, बुनकर बोल सकते हैं आप इसको। बैंक और बीमा कंपनियां शुरू हुई, और कुटीर उद्योग को नया जीवन मिला। ये सब प्रभाव पड़ रहा था स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़े, नमक, चीनी आदि का बहिष्कार किया गया। कई जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। विदेशी सामान बेचने वालों का भी सामाजिक बहिष्कार हुआ। इस तरह से स्वदेशी आंदोलन के 6-7 पॉइंट मेन प्रभाव पड़े हैं, वो मैंने इनको पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करी। अब है कि कोई भी आंदोलन सफल तो हो नहीं पा रहा था उस समय, क्योंकि दमन करते थे अंग्रेज। तो इसका दमन कैसे हुआ? तो 4 पॉइंट में समझिए। सरकारी दमन कैसे हुआ? अंग्रेजों ने गिरफ्तारियां और दमन शुरू कर दिया। 1908 तक आंदोलन काफी कमजोर हो गया, 1905 से 1908। ठीक है, नेतृत्व की कमी, प्रमुख नेताओं को जेल भेज दिया गया या निर्वासित कर दिया गया, आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। आंतरिक मतभेद, नरेंद्र गण दल में टूट गया था 1907 में कांग्रेस, तो मतभेद बढ़ गए, आंदोलन कमजोर हो गया। कांग्रेस ही तो मेन थी, वही टूट गई। सिविल जनाधार, आंदोलन किसानों तक नहीं पहुंच पाया, या मुख्यतः शिक्षित और मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। ये सब असफलता के कारण थे। इस तरह से स्वदेशी आंदोलन पढ़ा, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा? 1911 तक आते आते लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर नया प्रांत बनाया गया। असम को भी अलग प्रांत बनाया गया उसी समय, और ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। ये साथ साथ चल रही थी गतिविधियां, इसलिए यहीं पर मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, मुस्लिम लीग की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है राष्ट्रीय आंदोलन में, वो मुस्लिम लीग है। स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापना हुई। उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। बाद में यह पाकिस्तान की मांग का एक प्रमुख संगठन बना। पहले बात कुछ और हो रही थी, फिर कुछ और होनी शुरू हो गई। प्रमुख संस्थापकों में कौन थे? आगा खां, नवाब विकार उल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब सलीमुल्लाह ढाका के। देखिए, नवाब सलीमुल्लाह जो ढाका वाले थे, और आगा खां, इनको तो आप जानते हैं, लेकिन नवाब विकार उल मुल्क और नवाब मोहसिन उल मुल्क का नाम याद रखिएगा। उल मुल्क ही सिर्फ याद कर लीजिएगा, मुल्क भी याद कर लीजिएगा, चलेगा। क्योंकि अगर प्रश्न में ऐसा आ जाए कि निम्न में से कौन से मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे और उनमें इसका नाम रहा, तो हम इनको टिक कर दो। तो यह ध्यान रखिएगा, चारों थे। ठीक है, स्थापना के कारण क्या है? अलीगढ़ आंदोलन से मुस्लिम समाज में जागरूकता बढ़ी। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा परीक्षार्थियों के लिए खास करके। जब एग्जाम में प्रश्न आता है ना, तो लोगों के मन में लगता है कि अरे ये तो सिलेबस से बाहर से पूछ दिया, अरे यहाँ ये तो कहीं पढ़ाया नहीं गया था, ये कहाँ से आ गया। देखिए, ऐसा होता नहीं है। प्रश्न सिलेबस से ही आता है, क्योंकि आजकल लोग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह पहुंच जाते हैं चैलेंज करने के लिए। ठीक है, हाईकोर्ट तो खैर बिहार वाले जाते हैं हर बार। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना होगा कि किताबों में जो चीजें लिखी हैं, या जो नोट्स बड़े इंस्टीट्यूट देते हैं, उनमें उन चीजों का वो जिक्र करते हैं। मैंने प्रभु संस्थापक में सिर्फ संस्थापक लिख देता आगा खां, फिर भी आप खुश होते पढ़ के कि हाँ ये सही तो है। लेकिन मैंने चारों का नाम इसलिए लिखा है कि आपको पता होना चाहिए, कल के एग्जाम में आए तो ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, सिलेबस से हमारा ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो आपको हर चीज को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है ना। तो अगर आप पीसीएस करते हो, अगर आप यूपीएससी करते हो, तो आप आईएएस आईपीएस बनोगे। तो अभी तो पढ़ना है, अभी आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, एक बार में टॉपिक क्लियर कर लोगे, तो आगे बहुत सारी चीजें पढ़नी है, पढ़ के आगे बढ़ोगे तभी तो अफसर बनोगे। तो पढ़ने से नहीं भागना है, ज्यादा कंटेंट से नहीं भागना है, क्योंकि जो कंटेंट से भागेगा, जो शॉर्टकट अपनाएगा, मेरी समझ से वो कम अफसर तो नहीं बन पाएगा।
सफल हो जाएगा, जिंदगी में सभी सफल होते हैं, आप भी सफल हो जाओगे, लेकिन अफसर नहीं बन पाओगे, बड़े अधिकारी नहीं बन पाओगे। तो जिम्मेदारी से भागना नहीं है, जो भी कंटेंट है उसको एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ना है, जब तक वो याद ना हो जाए, तो कंफ्यूजन हो उसको कमेंट में लिखना भी है। सिर्फ भागवत जैसा नहीं सुनना है कि सामने से बंदा बोल रहा है, हमने सुन लिया, चलो एक वीडियो कंप्लीट खत्म कर दिया। मैं PYQ इसलिए देता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे। तो हर चीज को ध्यान से पढ़िए, 2-2, 3-3 बार पढ़िए, जब तक सफल ना हो जाए तब तक पढ़िए। अगर आपने एक बार ठान लिया तो 1 साल, 2 साल, 3 साल टाइम लगता है इस एग्जाम में। एक बार में शायद किसी का होता है, हैरास नहीं होना है, बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग रहना है। आप अगर 2 साल 3 साल अच्छे से लगे रहोगे, इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, अगले साल उससे अगले साल होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बोल दिया मैं, अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य किसके, मुस्लिम लीग के उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विधानमंडलों में मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिलाना, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। मोहम्मद अली जिन्ना का उदय होता है, मतलब मुस्लिम लीग आता है तब मोहम्मद अली जिन्ना भी आते हैं बाद में, और ये सबसे प्रभावशाली नेता बनकर उभरते हैं मुस्लिम लीग का, जिनके वजह से ही पाकिस्तान जो है उसका उदय होता है। तो उन्होंने मुस्लिम लीग को मजबूत राजनीतिक संगठन बनाया, बहुत पढ़े लिखे थे, और 1929 में 14 सूत्री कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। बाद में पाकिस्तान आंदोलन का नेतृत्व किया। ये 14 सूत्री कार्यक्रम भी मैं डिटेल से पढ़ा सकता था, लेकिन जब मैं मेंस के नोट्स आपको दूंगा PDF में, उसमें मैं डाल दूंगा, और कहीं लिखने आ जाए तो आप लिख देना। यहाँ मुझे लगा कि यहाँ पढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि प्री और मेंस में ऐसे डायरेक्ट उससे प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, लखनऊ समझौता हुआ, ये भी मुस्लिम लीग के वजह से ही है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों संगठनों, ये दोनों थे, मतलब इधर से कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक थे और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। दोनों संगठनों ने मिलकर, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन चलाने का निर्णय लिया 1916 में। ठीक है, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन स्वीकार किया, इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जो है वो 1909 वाले मिंटो मार्ले में आया था। ठीक है, इसको कांग्रेस ने पहले तो नहीं माना, लेकिन जब लखनऊ समझौता हुआ तो मान लिया गया कांग्रेस के द्वारा भी, और इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ये आप मेंस में लिख के आइएगा। परिणाम क्या हुआ, भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग मजबूत हुई जब दोनों दल आ गए साथ में। पृथक निर्वाचन के कारण सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला। दो चीज है, ये नेगेटिव चीज भी है। ये पहला पॉजिटिव चीज ये है कि भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग मजबूत हुई, और दूसरा नेगेटिव क्या है, पृथक निर्वाचन हो गया, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला, हिंदू मुसलमान वाली बात सामने आ गई। देखो ये अंग्रेजी करके गए हैं, हम आपस में तो ठीक है। ठीक है, अब लाहौर प्रस्ताव की बात करते हैं। ठीक है, सब मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ तथ्य है, आपको ध्यान से समझना है। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था लाहौर प्रस्ताव, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग राज्यों की मांग की गई। ठीक है, महत्व क्या रहा लाहौर प्रस्ताव का, इसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया, और पाकिस्तान निर्माण का वैचारिक आधार मिला। मतलब 1940 में जो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें बोला गया कि मुस्लिम बहुल राज्यों के लिए अलग राज्य दो, यही अब आगे जाके पाकिस्तान प्रस्ताव बना, और पाकिस्तान निर्माण का विचार यहीं से आया, यही वैचारिक आधार बना। ठीक है, अब आते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये जिन्ना जी ने करवाया था। मुख्य तथ्य क्या है इसमें, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने आयोजित किया था। उद्देश्य क्या था, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करवाने के लिए दबाव बनाना। इसमें बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, क्रिप्स मिशन, ये वो मैं आपको अलग धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। अभी मुस्लिम लीग से संबंधित जो पॉइंट्स है वो पढ़ लीजिए। परिणाम क्या हुआ, विशेष रूप से कोलकाता में भयंकर दंगे हुए, हजारों लोगों की मृत्यु हुई, हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ गया। अभी ना एक सीरीज भी आया था, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, मैंने वो सीरीज देखी, आप लोग भी देखिएगा जरूर, संविधान नाम था या कुछ ऐसा ही कुछ सीरीज था, 2 पार्ट में आया था, और बहुत फ्रीडम एट मिडनाइट मेरे ख्याल से उसका नाम था, फ्रीडम एट मिडनाइट। और वो आप देखिएगा, उसमें इतने अच्छे से समझाया है और इतनी बारीकी से सही हिस्ट्री बोला गया, कुछ भी बनावटी नहीं है। आपको बहुत सारे प्रश्न तो वहाँ से याद हो जाएंगे, सब डेट आपको याद हो जाएंगे वहाँ से, है। तो एक बार देखिएगा उसको अगर टाइम मिले तो। ये इस तरह की सीरीज तो आप देख ही सकते हो पढ़ाई के दरमियान, है ना। फ्रीडम एट मिडनाइट किसी का लिखा हुआ बुक है, उस पर बनाया, लेकिन तथ्य सही है, आपको बुक्स में वही तथ्य मिलेगा। विभाजन में मुस्लिम लीग की भूमिका क्या रही, तो मुख्य तथ्य में हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग का मानना था कि हिंदू बहुल भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं होंगे रहेंगे। इन्होंने बंटवारा वाली राजनीति कर दी थी। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग का नेतृत्व किया। परिणाम क्या हुआ, 1947 में भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बने, और आज तक हम आपस में लड़ रहे हैं। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग
पाकिस्तान में अगर देखें तो प्रमुख राजनीतिक दल बन गए, भारत में देखें तो प्रभाव बहुत कम हो गया क्योंकि उनका काम पाकिस्तान बना था, वो बना के चले गए। कुछ क्षेत्रों में सीमित राजनीतिक भूमिका रही जो धीरे धीरे खत्म हो गई, लुप्त प्राय हो गई। अभी भी मुस्लिम लीग के नाम से कोई तो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम 1929, ठीक है। पृष्ठभूमि क्या थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक तैयार हुआ था पेपर। भारत को इसमें डोमिनेंट स्टेट देने की बात की गई थी और पृथक निर्वाचन का विरोध किया गया था। जिस पृथक निर्वाचन का विरोध 1905 में किया गया, 1916 में मान लिया गया, उसको दोबारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट में विरोध किया गया। मुस्लिम की प्रतिक्रिया क्या हुई? मुसलमानों की, मुस्लिम नेताओं ने इसे मुस्लिम हितों के खिलाफ बताया। इसके जवाब में जिन्ना ने 14 सूत्र पेश किए। अब 14 सूत्र कौन कौन से हैं वो अभी यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको ध्यान में रखना है। 14 सूत्री फार्मूला मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था 1928 में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सूरत विभाजन 1907। गरम दल नरम दल में छूटा था, आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे, कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में, उसको हम अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आपका हेडर है सूरत विभाजन 1907। परिचय 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत गुजरात में हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बटी, नरमपंथी, उग्रवाद। इस घटना को सूरत विभाजन 1907 कहा जाता है। नरमपंथी नेता कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो राजनीतिक गुरु बने बाद में गांधी जी के, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। उग्रवादी नेता, आप इनको गरमपंथी नरमपंथी बोलिए, उग्रवादी वर्ड मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन किताबों में लिखा होता है तो मैंने भी लिखा है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बहादुर, ठीक है। नरमपंथी और उग्रवादी में अंतर क्या था? नरमपंथी धीरे धीरे सुधार चाहते थे, याचनाएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे उसमें और सुधार लेंगे, अंग्रेजों से बोलेंगे कि सहयोग की नीति अपनाइए और हम भी वही काम करेंगे, संवैधानिक तरीकों का समर्थन करते थे नरमपंथी लोग। उग्रवादी गरमपंथी क्या थे? तुरंत स्वराज चाहते थे, हमारा देश है भाई, अभी छोड़ के जाओ, मेरे समझ से तो गलत नहीं था, है ना। संघर्ष और जन आंदोलन में विश्वास रखते थे, बैठे बिठाए सिर्फ बोलने से काम नहीं आएगा, होगा संघर्ष करना होगा, जन आंदोलन करना होगा, प्रार्थना और याचिका से काम नहीं होगा, ठीक है, ताकि बाद में फिर ये सब एक भी हो गया। अंग्रेजों का विरोध करते थे, स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन करते थे। सूरत विभाजन की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो वो तीन थे: बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और वैचारिक मतभेद। बंगाल विभाजन जब हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया तो इसे फूडा और राजपुरों की नीति माना गया, पूरे देश में विरोध शुरू हो गया, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जब फैला, भारतीय वस्तुओं का उपयोग पर जोर दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। वैचारिक मतभेद, दो गुट आंदोलन चलाने के तरीकों से सहमत नहीं थे, या मतभेद मतलब एक तो बंगाल का विभाजन, दूसरा स्वदेशी आंदोलन, तीसरा आपस में हुआ कि भाई अब लड़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सब परिस्थितियां बनी जो सूरत विभाजन की पृष्ठभूमि बनी, और सूरत विभाजन हुआ, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गया, ठीक है। कारण देख लेते हैं, सूरत का कारण क्या बना। वैचारिक मतभेद, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही। नरमपंथी शांतिपूर्ण सुधार चाहते थे, उग्रवादी संघर्ष बहिष्कार चाहते थे। बंगाल विभाजन मैंने पढ़ा दिया, उग्रवादी कठोर आंदोलन चाहते थे, नरमपंथी रणनीति। अब एक बार कठोर आंदोलन करके देखते क्या होता है। और नरमपंथी बोलते थे नहीं भाई आराम से बात करते हैं, है ना। अध्यक्ष पद पर विवाद हुआ था, नरमपंथियों ने रास बिहारी घोष का समर्थन किया था, उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, विवाद बढ़ गया, आपस में फूट हो गई। अधिवेशन का स्थान बदला, अधिवेशन पहले नागपुर में होना था, बाद में सूरत में कराया गया। उग्रवादियों ने इसे अपने प्रभाव को कम करने की कोशिश माना। आपसी अविश्वास दोनों गुट एक दूसरे की नीतियों पर भरोसा नहीं करते थे, इससे तनाव बढ़ गया और ब्रिटिश दमन, अंग्रेजों ने उग्रवादी नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी, इससे मतभेद और गहरे हो गए। उनको लगा कि अब हमारे साथ ये नहीं है, ये हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, अंग्रेज हमें दबा रहे हैं, तो इससे मतभेद और भी गहरे हो गए। तो सूरत अधिवेशन की एक बार बात कर लेते हैं, जहां पर ये हुआ था विभाजन। तो अधिवेशन में दोनों गुटों के बीच तीखी बहस हुई थी, स्थिति बहुत खराब हो गई, बैठक में हंगामा हुआ, कुर्सियां तक फेंकी गई, अभी भी मैं बोलूंगा नहीं। अधिवेशन स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस आधिकारिक रूप से दो भागों में बट गई। प्रभाव क्या पड़ा? कमजोर हो जाएगी, जैसे ही आप टूटोगे अंग्रेज आप पे हावी हो जाएंगे। कांग्रेस कमजोर हुई, राष्ट्रीय आंदोलन में एकता टूट गई। जो काम 1857 से शुरू हुआ था 1907 में आके इन्होंने उसको मटियामेट करना चाहा था बीच में। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कमजोर पड़ गया, जो अब मजबूत होना चाहिए था। अंग्रेजों को लाभ मिलेगा। अंग्रेजों ने फुट डालो राजपुरों की नीति का लाभ उठाया, राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने का मौका मिला, उग्रवाद का विकास, तिलक जैसे नेताओं की लोकप्रियता बढ़ी, स्वराज की मांग तेज हो गई, क्योंकि 90% जो युवा थे ना उस समय वो चाहते थे कि हम लड़ झगड़ के अंग्रेजों को भगाएंगे प्यार से, तो ये जाएंगे नहीं, और तिलक जैसे नेताओं की उसमें लोकप्रियता बढ़ गई। दमनकारी कानून लेके आए अंग्रेज इसी समय में, राजद्रोह सभा अधिनियम 1907, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1908, भारतीय समाचार पत्र 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। आप समझो
जो ब्रिटिश या ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ बोलेगा उस पर राजद्रोह अधिनियम लगा दो एक्ट। आपराधिक विधि संशोधन कर दिया। भारतीय समाचार पत्र पर लगाम लगाने के लिए अधिनियम ला दिया। विस्फोटक बनाओगे हम ही पे फेंकोगे अधिनियम बना दिया। और भारतीय प्रेस अधिनियम बना दिया कि अब प्रेस सही से काम करे वरना जेल उठा के डाल देंगे रिटर्न। ठीक है, तो ये सब दमनकारी कानून लेकर अंग्रेज आए थे। उग्रवादी नेताओं पर कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई की गई? तो बांग्लादेश तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। लाला लाजपत राय विदेश चले गए। अरविंद घोष ने राष्ट्रीय राजनीति छोड़ दी, बिजनपाल राजनीति से अलग हो गए। ये ना मैंने जब पढ़ाई करी और ये मैंने ये चीजें पढ़ी थी ना तो मुझे बड़ा दुख हुआ था इन चीजों से। ठीक है, आपने लड़ाई शुरू करी, आपकी बात नहीं मानी गई, आपने क्या किया? तिलक के बारे में फिर भी समझ में आता है, इनको जेल भेज दिया गया था बर्मा। बर्मा हमारा ही इलाका था पहले। लाला लाजपत राय विदेश चले गए, आपको ये बात समझ में आ रही है। अरविंद घोष सक्रिय राजनीति छोड़ दी, हालांकि बाद में वो आते हैं और डंडे पड़ने से उनकी मृत्यु होती है। और विपिन चंद्रपाल राजनीति से अलग हो गए। दो लोगों ने तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। ऐसा क्या परिस्थिति थी भाई? तो मिंटो मार्ले सुधार 1909 की बात करते हैं। अंग्रेजों ने नरमपंथियों को संतुष्ट करने के लिए सुधार किए जो वो चाहते थे। इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। मिंटो मार्ले सुधार को भी हम अलग से पढ़ेंगे। अब जब चल रहा होता है ये, उस समय गांधी युग का मार्ग प्रशस्त होता है। तो बाद में महात्मा गांधी ने नेतृत्व संभाला, उभरा नेतृत्व उनका। गांधी जी ने नरमपंथी और उग्रवादियों के बीच संतुलन स्थापित किया। राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। लाला लाजपत राय वापस आए, है ना। भारतीय राष्ट्रवाद का प्रभाव, राष्ट्रवाद अधिक जन आधारित बना, स्वराज की मांग मजबूत हुई, जनता की भागीदारी बढ़ी और भविष्य के आंदोलनों की नींव पड़ी। ये सब देखिए अलग अलग पॉइंट्स हमने एक जगह लिखा है, एक दो भी आपको याद रह जाएंगे, मेंस में काम आ जाएगा। और उसी समय होता है लखनऊ समझौता। सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस लगभग 8 वर्ष तक बटी रही, 1907 से 1915। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी फिर से एक हो गया। उसी समय मुस्लिम लीग भी इनमें मिल गया था और इसे कांग्रेस का पुनर्मिलन कहा गया। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में बंटवारा होता है, 2 भागों में कांग्रेस टूटती है। 1916 लखनऊ समझौता होता है, दोनों जुड़ जाते हैं फिर से। और इसी समय कहते हैं कि मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी साथ में। ओके, अब आगे है मार्ले मिंटो सुधार 1909। मोर्ले कौन है? भारत सचिव। मिंटो कौन है? लॉर्ड मिंटो, यहाँ का वायसराय। ठीक है, परिचय देखते हैं क्या है इसका। ये पॉइंट्स एक तरह से परिचय पृष्ठभूमि है, इसको ध्यान रखिएगा। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन में कुछ बदलाव किए। यह सुधार भारत सचिव आ गया जॉन मोर्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर मोर्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार कहना है। इसे भारत शासन परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को समान अवसर देने का वादा किया था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल विभाजन के कारण पूरे देश में विरोध आंदोलन शुरू हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिक अधिकार सुशासन की मांग कर रही थी, खासकर नरमपंथी वाले दल। कांग्रेस ने उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा था, उसको दबाने के लिए नरमपंथियों की बातों को मानना जरूरी था अंग्रेजों के द्वारा। 1906 में कांग्रेस ने पहली बार सुशासन की मांग की थी, इससे पर सुशासन की बात नहीं की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लैंड जाकर सुधारों की आवश्यकता बताई थी। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के नेताओं ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की और ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कुछ रियायत देकर आंदोलन को शांत करना चाहती थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना मत भूलना। में ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कुछ रियायत देकर आंदोलन को शांत करना चाहती थी, कहीं हद तक वो सफल हुई। मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था? प्रावधान क्या थे? विधान परिषदों का विस्तार किया गया, केंद्र और प्रांतों की विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। कांग्रेस विधान को केंद्रीय विधान परिषद में 16 सदस्य से 60 सदस्य बना दिए गए और प्रांतीय में बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत में 50 सदस्य और पंजाब, असम, बर्मा में 30 सदस्य बनाए गए। इस तरह से मार्ले मिंटो सुधार को हम पढ़ा। सदस्यों की श्रेणियों की बात कर लेते हैं कि किस तरह सदस्य चुने गए थे। हालांकि ये बिल्कुल मेंस का टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। प्री में तो बस मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये पूछ के ऑब्जेक्टिव में छोड़ देगा। लेकिन ये आपके मेंस कंटेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जरूरत नहीं थी, फिर मैंने यहाँ लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सदस्यों की श्रेणियां क्या थी? पदेन सदस्य, गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारिणी परिषद सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, सरकार द्वारा नियुक्त लेकिन सरकारी अधिकारी नहीं होते थे, निर्वाचित सदस्य, विभिन्न वर्गों द्वारा चुने गए सदस्य। इस तरह से सदस्य निर्वाचित होते थे। ये चारों को छप पढ़िएगा, ठीक है। 4 तरह के सदस्य होते थे। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली सीधे जनता सीधे चुनाव नहीं करती थी। पहले स्थानीय निकाय प्रतिनिधि चुनते थे, फिर वे प्रांतीय सदस्य परिषद के चुने जाते थे। प्रांतीय परिषद के सदस्य केंद्रीय परिषद के सदस्य चुनते थे, ठीक है। अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात,
मुसलमानों के लिए की गई, केवल मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। यह इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद व्यवस्था थी। मान लो एक जगह पे 200 लोग हैं, 200 में 60 मुस्लिम हैं, बाकी हिंदू हैं, और वो मुस्लिम के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित हो गया, तो वही 60 मिलकर चुन लेंगे, बाकी 150 पे वो हावी होगी। ठीक है, परिषदों की शक्तियां बढ़ी, सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछ सकते थे, प्रस्ताव सकते थे, प्रश्न पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति भी मिल गई थी। लेकिन अभी तक तो वोट नहीं दे सकते थे, है ना। लेकिन विदेश नीति पर चर्चा नहीं कर सकते थे, रियासतों से जुड़े मामले पर चर्चा नहीं कर सकते थे, ये लेकिन था। ठीक है, भारतीयों को उच्च पदों पर स्थान, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। भारत सचिव की परिषद में भी 2 भारतीयों को शामिल किया गया। ये सब जो है मांडले मिंटो सुधार के अंतर्गत हुआ था। तो इसमें इसके दो पक्ष थे, सकारात्मक और नकारात्मक। उसको भी आप समझ लीजिए, मूल्यांकन करेंगे तो मेंस में लिखिएगा। सकारात्मक में विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ गई, भारतीयों को शासन भागीदारी का अवसर मिला, परिषदों में चर्चा और प्रश्न पूछने की अनुमति मिली, और पहली बार भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर जगह मिली। नकारात्मक पक्ष क्या थे? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र शुरू किया गया, इससे सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला, कांग्रेस की स्वशासन की मांग पूरी नहीं हुई, वास्तविक सत्ता अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही रही, है ना, और भारतीयों को सीमित अधिकार ही मिले। अगले वीडियो में हम क्रांतिकारी दौर, जो परीक्षा टॉपिक 1907-1917 और राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर को पूरा कर लेंगे, और प्री और मेंस के परीक्षा के तीनों जो पॉइंट्स हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला वीडियो का भी पॉइंट और दूसरा वीडियो आएगा उसका पॉइंट को पीवाईक्यू को अच्छे से देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको मैं फिर से याद दिलाऊं, चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान, जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, अदर पीसीएस और बिहार के अंदर होने वाले सारे एग्जाम की प्री और मेंस की तैयारी, खास करके जीएस सब्जेक्ट की, एक ही जगह पे कराती है, और कोशिश करती है कि आपको किसी भी और चैनल पे या कहीं भी पेड वर्जन पे जाके खरीद के पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पीवाईक्यू, प्री और मेंस की प्रैक्टिस भी बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पे होता है, जहाँ पे आप जो पढ़ते हो कंटेंट, उससे अगर आप पीवाईक्यू बना पाते हो, इसका मतलब है कि आप आने वाले एग्जाम्स के भी क्वेश्चन के लिए रेडी हो। मेंस की प्रैक्टिस कीजिए, मैं कंटेंट मेंस के लिए भी देता हूं, और अगर कुछ ऑब्जेक्शन है, कंटेंट पे ऑब्जेक्शन है या कोई डाउट है, तो उसे कमेंट में जरूर लिखकर पूछिए, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से बोलिए वो भी सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मेरे लिए सिर्फ इतना ही मोटिवेशन है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और इस टॉपिक को पूरी तरह से खत्म करेंगे पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में जुड़े रहने के लिए लास्ट तक। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।